नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहरहाल देखिए, आज का जो वीडियो है वो जैसे आपने थंबनेल में देख लिया है। आज का वीडियो जो है वो किसी भी कानून या कोई कानूनी बात बताने के लिए नहीं है। आज का जो वीडियो है वो सामाजिक चीज़ों के लिए है। एक पति और पत्नी का जब रिश्ता बनता है तब कितनी खुशी होती है और जब वो टूटता है तो कितना दुख होता है। कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का जो कारण है वो हमारे घर परिवार के लोग ही होते हैं और उन्हीं की वजह से जो है वो ये रिश्ते टूट जाते हैं। अगर क्योंकि शादी जो होती है, शादी एक-दूसरे के साथ बंधन निभाने के लिए होती है। लेकिन जहाँ पर ये सब बुराइयाँ समाज में या फिर परिवार के या पति-पत्नी के दोनों के बीच में आ जाती हैं, तो फिर जो है जीवन जो है वो एक अलग मोड़ पर ही चला जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि ये जो सेक्शन 498 ए मेंटेनेंस डीबी ऐसे ये केस हैं या कुछ पत्नियां इनसे भी ज़्यादा हीनियस क्राइम का केस लगा देती हैं, जैसे कि 376, 377, 307 आईपीसी के तहत। लेकिन इन सभी केसेस का जो परिणाम है, जो अंत में लास्ट में जो इनका परिणाम आता है, वो परिणाम बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। आज मैं आपको एक किस्सा ऐसी सुनाने वाला हूँ कि एक पति-पत्नी जब पत्नी जो है वो पति के ऊपर केस करती है और लास्ट में उनका परिणाम क्या होता है। तो आज इसको अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत कुछ आप चीज़ें सीख जाएँगे। कानून से संबंधित नहीं है आज ये चीज़ें। अगर आपको कानून ही चाहिए तो इस वीडियो को ना देखें। और अगर आपको वाक़ई की क्योंकि ये जो जो केस होते हैं ना, वो किसी की संपत्ति, ज़मीन जायदाद या फिर किसी प्रकार की चीज़ों को लेने के लिए नहीं होते हैं। ये होते हैं एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। पत्नी पति को नीचा दिखाती है, उस पर केस करती है और पति पत्नी को नीचा दिखाता है, उसको उसी के घर में रखने के लिए, रहने के लिए मजबूर कर देता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक-दूसरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ नीचा दिखाने के लिए ही होता है, बाकी और इनका कोई उद्देश्य नहीं है। ना ही तो ऐसा कोई केस है जो 498 का या मेंटेनेंस करते हैं। क्योंकि ये अगर वाक़ई किसी प्रकार से सच्ची चीज़ें होती, तो पत्नी जो है वो बीच रास्ते में मतलब जाकर केस करती है। केस करने के बाद फिर जो लगता है उसे कि वाक़ई अब जो है वो कुछ नहीं बचा है जीवन में, तो अब फैसला कर लेना चाहिए। तो वो फैसला कर लेती हैं। फैसला करने की सोचती हैं फिर। तो अगर ये वाक़ई चीज़ें सच्ची होती, सच्चाई के आधार पे होती, तो पत्नी जो है पूरा चाहती कि इसको सज़ा हो और सज़ा दिलाते। आज सज़ा का रेशियो है वो 1% है। 1% समझते हैं ना? 1% बहुत कम हो जाता है और झूठे केसेस का 99% है। तो ये जो केसेस हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही होती है। पत्नी पति का अपमान, पति पत्नी का अपमान, बस। तो बहरहाल आज का जो घटना है, जो ये एक एक बहुत मतलब रियल स्टोरी है, जो कि हमारे ही क्लाइंट की है। हम वो आपको बताना चाहेंगे। कहाँ की है मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि ये चीज़ें थोड़े-से बाद में बोलते हैं सर हमारी बात कह दी, तो मैं बिल्कुल ऐसे नहीं बताऊँगा। सीधे बस इतना समझ लीजिए कि ये केस जो है वो एक पति-पत्नी का है। सन 2010 में दोनों की शादी हुई, दोनों खुश, बहुत खुश जिस तरह के पति-पत्नी होते हैं। अरेंज मैरेज, माँ-बाप के मर्ज़ी के, पति-पत्नी की सहमति से शादी हुई। शादी होने के बाद जो है ये दोनों रहे, 1 साल तक घर में रहे, जिस दौरान इनके एक बेटी हुई। पति और ससुर मतलब दामाद और ससुर दोनों जो हैं, वो एक जो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनका बिज़नेस होता है। दिल्ली में उनका बिज़नेस चलता है, अच्छा खासा बिज़नेस है, काफ़ी मतलब अच्छा खासा बिज़नेस समझ सकते हैं आप। इस दौरान जो है इनकी किसी बात मतलब पैसे को लेकर जो है वो आदान-प्रदान चलता रहता था कि कभी दामाद इतना पैसा, कभी उतना पैसा। तो इसी पे ज़रूरत के दौर पर जो है मतलब जो ससुर थे वो अपने बिज़नेस को और बड़ा करना चाहते थे। जिस दौरान जो है इसने अपने दामाद से मतलब पैसा माँगा, तो पैसे के तौर पर जो उसने 38 लाख रुपए जो है एक उनको दे दिए और उसके बदले जो है दामाद ने ससुर से चेक ले लिया कि आने वाले समय में उन्होंने कहा मैं दे दूँगा और जैसे ही ये है चेक तुम मेरे एज़ अ सिक्योरिटी रख लो। तो कोई किसी बात रही होगी, लेकिन बहरहाल जो है वो उसके दामाद के पास उसका चेक आ गया, उन्होंने इतना पैसा ले लिया। अब ये चीज़ें जो है
रही ठीक ठाक रही तो पैसा इंसान जाता है तो फिर वो सोचता है कि मेरा पैसा वापस भी आ जाए, और सोचता ही है क्योंकि आज उसने लिया है तो अपने काम के लिए है, बाकी आने वाले टाइम में जो है वो उस काम को खत्म हो जाएगा तो जैसे ही वो वापस रिफंड मतलब पैसा लौटा दिया जाएगा। तो वो उसके मन में जो है वो अब मन में ये, क्योंकि अभी बिजनेस है तो बिजनेस चलता रहा, अब बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं, तो इसके दौरान जो उसने पैसे वो नहीं दे पाए, और जब पैसे नहीं दे पाए तो अब इस बात को टोन करते हुए पति ने कहना शुरू कर दिया कि तुम अपने पापा से कहो पैसा दें पैसा दें पैसा दें। ये बात करते करते पति पत्नी आपस में दोनों में छोटा मोटा झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़ा झगड़ा होते होते झगड़ा फिर बड़ा हो गया, क्योंकि अब जो है फिर वो पति जो है वो अपशब्द भी बोलने लगा उसके पिता के लिए। बोलते ही है, पति पत्नी दोनों का रिश्ता है, झगड़ा झगड़ा चलता रहता है। अब ये बातें होते होते उसने अपनी शिकायत करी अपने पिताजी से, पापा ऐसे मेरे को परेशान करना है, मुझे मार पीटते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, तुम्हें गाली देते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं। उन्होंने जब पता लगी तो ये बात जब उसने शिकायत कर दी, शिकायत करने के बाद पापा ने कहा कि बेटे तुम ऐसे करो, तुम अपने घर ही आ जाओ, अभी बाद में जब ठीक हो जाएगा तो हम देख लेंगे फिर उसको। अब वो ये बात करते हुए लड़ाई झगड़ा करके पत्नी जो है अपने मायके आ गई। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, जो पत्नियाँ हैं उनके लिए कि लड़ाई झगड़ा अगर पति पत्नी में होता है उस समय पर ससुराल छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। उस समय आप घर पर रहें, जब चीज़ें ठीक हो जाएं पति की मर्जी से आप उस घर को छोड़कर जब चाहें, उससे पूछ के जाएं कि मैं अब जाना चाहती हूँ तो 1 महीना 2 महीने 10 दिन के लिए मैं वहाँ रह आता हूँ, थोड़ा मेरा माइंड भी सेट हो जाएगा, आप भी आराम से रह लोगे, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। आप रजाबंदी से जाएँ, लड़ाई झगड़ा करके ना जाएँ। इसी दौरान पर क्या हुआ कि अब ये पत्नी जो है अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद उधर भी गुस्सा इधर भी गुस्सा, दोनों तरफ गुस्सा ही गुस्सा। अब गुस्सा चलते 2-3 महीने हो गए, लेकिन वो अब बुलाने नहीं आया, पति जो बुलाने नहीं आया। इस दौरान उन्होंने रिश्तेदारों में भी कही कि भाई बुला के ले जाए, फ़ोन पे भी बात करी बुला के ले जाओ, तो उसने कहा नहीं, मेरे पैसा दो, मेरा पैसा दोगे मैं तभी बुला के ले जाऊँगा, ऐसा उसने कहा। ये बातें चलती गई, ये बातें और बढ़ गई, लड़की को रहते रहते 6 महीने हो गए, लेकिन वो बुलाने नहीं आया। इस दौरान जो है इन्होंने उसी पर 498 केस झूठा मुकदमा लगा दिया पति पर और पति के परिवार पर। आप सोचकर देखिए ये बात, ये यहाँ पर केस करना एक ऐसे हो गया जैसे आग में घी डालने का काम कर दिया। जैसे केस हो गया तो अब पति के पास भी चेक था, तो पति ने जो है उसने जब उसे लगा केस कर दिया तो पति ने अपना चेक का केस उठा के 138 के एनआई एक्ट के तहत उसने भी केस डाल दिया। अब दोनों पर केस लग गया, इस पर भी केस लग गया। उसने कहा अच्छा मुझे केस कर दिया, तो उसके बाद फिर उसने मेंटेनेंस डीबी 2 और केस कर दिए, ये 3 केस हो गए। उसकी तरफ से एक ही केस चल रहा 138 का। ये केस चलते चलते काफ़ी चीज़ें बिगड़ी, आपस में गाली गलौज भी हुई, बातें भी हुई, सामाजिक रूप से भी चीज़ें बिगड़ी, मीडिएशन भी कई हुए, लेकिन कहीं पर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। बस वही वाली बात कि तुम मुझे पैसा दो, लेकिन जब पैसा उसके पास इतना हो तब वो पैसा भी दे, इतना पैसा भी नहीं है उनके पास में, लेकिन कहीं पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। काफ़ी समय हो गया। इस दौरान जो है इनकी बेटी जो है वो कम से मतलब बीच में बीमार भी हुई, लेकिन वो देखने उसको भी नहीं आया, बातें भी नहीं करी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोध था, गुस्सा था। इस बात को चलते चलते अब ये बात जो है इतनी बिगड़ गई कि अब इसमें सिर्फ तलाक के ही बात चलने लगी कि अब जो है फैसला नहीं हो रहा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, तो फिर तलाक ही लिया जाए, ख़त्म किया जाए इस चीज़ के लिए। तो अब जो है ये अभी लास्ट वीक की बात है, उनकी जो है दोनों तरफ से जब बातें उन्हें लगा कि अब नहीं है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर जो है उसने उनको तलाक देना ही उचित समझा, क्योंकि काफ़ी साल हो गए, यानी कि सन 2010 से उनकी 10 में इनकी शादी हुई और आज सन 2022 का लास्ट महीने चल रहा है। अब जो है इसका होते होते जब अब तक नहीं बदली, यानी कि 10 से 12 साल, 1 साल साथ में रहे और 11 साल इन्होंने लड़ाई लड़ते ही निकाल दिया, तो लग रहा कि अब रिश्ते नहीं बन पाएंगे, तो फिर दोनों तलाक की ओर बढ़ गए। सेक्शन 13B का इन्होंने केस फाइल कर दिया। अब 2 दिन पहले की बात है। अब मैं लास्ट बताता हूँ आपके लिए कि यहाँ पर ना ही तो पत्नी चाहती थी कि मेरा तलाक हो और ना ही पति चाहता था कि तलाक हो। वो चाहता था कि किसी प्रकार से इन्होंने जो गलती करी है उसको क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगने के बाद ये रिश्ता किसी प्रकार से बन जाए। लेकिन यहाँ पर सोचा उन्होंने कि इसको डाइवोर्स दिलाया जाए, ताकि डाइवोर्स के आधार पर जब डाइवोर्स लिया जाएगा तो जो सेक्शन वगैरह 138 के या 498 जो भी, क्योंकि परेशानी दोनों को पड़ती है। पत्नी को केस कर रहा है तो उसको भी कोर्ट में आना जाना, पैसा देना, समय खराब करना, टेंशन होना, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो भी खराब, इधर पति के भी खराब, दोनों की चीज़ें खराब। उसके बाद जो है इन्होंने जब सेक्शन 13B में केस किया, और केस करने के बाद जब
कोर्ट में जाके पूछे गए सवाल कि हाँ तुम दोनों दोनों रजामंदी से तलाक लेना चाहते हो, तो हाँ जी लेना चाहते हैं। उन्होंने दोनों साइन कर दिए। सही बात सवाल पूछने के बाद जैसे ही साइन करने के बाद जैसे कोर्ट से वो बाहर आए, पत्नी बाहर आई, पति बाहर आया, तो पति पीछे था। पति का मैंने चेहरा देखा था, तो पति की आंखें नम और चेहरा बहुत उदास। उसकी उस दुख की, दर्द की आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं बयां भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ जैसे मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि जो पत्नी है उसकी, वो भी फपक फपक कर रो रही थी बहुत ज़्यादा, कि मतलब कुछ कहना तो नहीं है, बस रोना ही रोना उस समय पर। दोनों को मैंने देखा तो मुझे भी दुख हुआ, दर्द हुआ कि वाकई ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का जो जीवन का साथ है वो एक दूसरे की मृत्यु के बाद ही है। मतलब सॉरी, जो अलग होना है वो मृत्यु के बाद ही है। चाहे वो पति की पहले मृत्यु हो जाए तो पति को अलग होना, और पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पत्नी को अलग होना, लेकिन उससे पहले दोनों का अलग होना एक ऊपर ईश्वर का भी कहते हैं ना एक गलत तरीका है, गलत है। दोनों में जब ये चीज़ देखी तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उनसे कहा था कि अगर, क्योंकि इसमें अभी एक अभी फरवरी की डेट पड़ी है दोनों के लिए मेडिटेशन के लिए, कि एक लास्ट चांस है इनका, अगर मेडिटेशन में किसी प्रकार से इनका बात बन जाती है तो इनका रिश्ता बच जाएगा, दोनों घर परिवार बच जाएगा, और अगर नहीं बनती है तो इनको हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। ये एक कहानी है, ये एक मतलब एक आपको सीख है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो सिर्फ और सिर्फ निभाने के लिए होता है, दोनों को साथ रहने के लिए, अलग होने के लिए नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो रहा है घर परिवार को बिगाड़ने का, वो पिता का रहा है। क्योंकि पिता ने कुछ ऐसी बातें उसको बोली कि तू आ जा घर पे, आके उसके केस करवा दिए, फिर एक के बाद एक 3-4 केस करवा दिए। तो केस करने से कोई पति, हालांकि अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 12 साल में इन्होंने, 12 साल के 11 साल बताइए, 1 साल तो साथ में रहे, 11 साल के दौरान ना ही तो पत्नी कोई सजा कर पाई और ना पति इनको कुछ कर पाया। दोनों सिर्फ लड़ते ही गए। कहते ना वो बैल, कोलू का जो बैल होते ना, वो उस तरीके से दोनों चलते रहे दोनों उसमें, लेकिन कोई भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया सिवाय समय। उन्होंने समय बिगाड़ा, अपना अपना पैसा बिगाड़ा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ना मेंटेनेंस बनवा पाई वो पत्नी, ना ही डोमेस्टिक वायलेंस में किसी प्रकार का खर्चा बनवा पाई, और ना ही 498 में कोई किसी प्रकार कोई सजा हो पाई। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ते रहे दोनों, और लड़ाई लड़ने के बाद अंततः क्या हुआ, डाइवोर्स, तलाक। और तलाक भी दर्दनाक तलाक। ये दर्द जो सहते हैं वो क्यों सहना? अगर आपको आपकी नहीं बनती है, शुरुआत में नहीं बन रही है, तो शुरुआत में ही इतना 10-12 साल खराब करने की क्या जरूरत? लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आप साथ ही रहें। बहुत ज्यादा दर्द होता है एक इंसान से मतलब जुड़कर और बिछड़ने के बाद, और साथ ही साथ एक बच्चा होने के बाद। आज उस लड़की की जो उम्र है वो 10-12 साल, 10-11 साल के आसपास है। और लड़की जो है, लड़की अब सोच कर देखिए कि लड़की अब माँ ही पालेगी उसको। अब उम्र जो है इनकी 40 पार कर गए हैं दोनों, तो 40 पार के बाद शादी कौन किसकी सोचेगा? ना बाप ना लड़का कोई सोचेगा शादी के बारे में। या लड़की को मान ली कोई सेकंड हैंड मिल भी जाती है, यानी कि कोई डाइवोर्स या फिर कोई, या पति नहीं को भी कोई मिल जाता है, तो क्या है? अब जो समय था जो एक दूसरे को प्यार करने का, वो समय भी दोबारा नहीं आएगा, चला गया जीवन से। तो आज जो ये मतलब ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का जो सेक्शन 498 है, मेंटेनेंस है, डीवी है, इन सब केसेस को लड़ने के बाद इनका निर्णय सिर्फ यही होता है कि तलाक। तो ऐसे इतना लंबा ना लड़े, छोटा मोटा ही लड़ाई लड़ लें, ना अपना जीवन खराब करें ना दूसरे का जीवन खराब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताता हूँ आपके लिए, जहां पत्नी झुकती नहीं है पति के सामने, और वो झुकना नहीं होता, वो सम्मान होता है। अगर वो पत्नी अपने पति के सामने झुकती नहीं है, सम्मान नहीं करती है ना, वो हमेशा इससे ऐसे ही मोड़ पर चली जाती है। और कहीं ना कहीं पत्नी को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे पता कह रहा है, जैसे वो कह रहा है, वैसे ही हम कर रहे हैं। तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर पिता के साथ जीवन कटता हमारा, तो हमें पति की क्या जरूरत थी? पति के जीवन तो हमारा पति के साथ करना है, और पति के आप साथ रहेंगे ना, तो आपके माँ बाप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे कि चलो मेरी बेटी जो है अपने घर है और अच्छी है, सुखी है। दुख भी है, मान लीजिए, अपना दुख बताओ मत किसी को। अगर आप अपना दुख जो है वो अपने घर में ट्रांसफर कर रहे हैं, बता रहे हैं ना घर वालों को, तो घर वाले और ज़्यादा दुखी होंगे, वो आपको और नया नया ज्ञान देंगे, और फिर उस ज्ञान के अनुसार अगर आप करेंगे तो आपका घर पूरा टूट जाएगा। आप पति के लिए हो तो पति की बात मानो, पति के लिए ही ज्ञान दो, पति से का ज्ञान लो, उसकी बात मानो, उसी के लिए रहो, उसी के लिए जियो, उसी के लिए मरो। माँ बाप शादी तक
थे शादी के बाद, अब पति आपका सब कुछ है। पति परमेश्वर, बुजुर्गों ने कहा है कि पति परमेश्वर होता है। तो पति परमेश्वर इसीलिए होता है कि अब आपका जीवन जो है वो पति के हवाले है। आप कितना भी अच्छा कमाते हो, कितना भी अच्छा आप खाते हो, कितनी भी आप सुख में हो, लेकिन अगर आपके घर में पति नहीं है, फिर पत्नी नहीं है, तो आप सुखी नहीं हो। आपके मन में वो खालीपन है। पूरी दुनिया में आपको हर व्यक्ति, हर सब कुछ भीड़ भड़का खूब खूब मिलेगा आपको, लेकिन आपके अंदर एक इतना बड़ा खालीपन है कि उस भीड़ में आप अकेले दिखाई दे रहे हैं। तो इन बातों को समझिएगा और इस कहानी से सीख लीजिएगा। और अगर आप ये इस घटना से कुछ थोड़ा प्रेरित हुए हैं, कुछ आपको समझ में आया कि वाकई हमें अपना जीवन संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए, तो आप सुधारें और अपने आप को आज ही से इम्प्रूव करना, आज ही से एक सही रास्ते पर ले आना शुरू कर दें, वरना इनका अंततः जो है वो बहुत दुख में है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे भी बहुत धन्यवाद।